नमस्ते। आइजान लेसन्स में आपका स्वागत है। यहाँ बच्चों के लिए सीखने वाला मजेदार कंटेंट मिलेगा। धन्यवाद। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे बच्चों की शुरुआती शिक्षा से जुड़े हैं। विषय सुनने में काफी सीधा साधा लगता है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि जन्म से 6 साल तक का समय किसी इंसान की पूरी जिंदगी की बुनियाद कैसे रखता है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी दोहराना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें जैसे खेलना या कहानी सुनना किसी बच्चे के भविष्य के लिए इतनी अहम क्यों है। और ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम अक्सर शिक्षा को स्कूल, किताबों और नंबरों से जुड़कर देखते हैं, लेकिन हमारे सामने जो रिसर्च है वो इस पूरी सोच को ही पलट देती है। ये बताती है कि असली क्लासरूम तो बच्चे का घर है या फिर उसका खेल का मैदान, और सीखने की प्रक्रिया तब शुरू हो जाती है जब बच्चा पहली बार अपनी आंखें खोलता है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ ABC सीखने के बारे में नहीं है या 1 2 3 सिखाने के बारे में। हमारे स्रोत इस दौर को बच्चे के दिमागी विकास का स्वर्ण युग कहते हैं। आज हम जानेंगे कि सीखना असल में कब और कैसे शुरू होता है, खेल को बच्चों का काम क्यों कहा जाता है और इसमें हम वयस्कों की क्या भूमिका है। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है जिससे हमें इस चर्चा की गंभीरता का अंदाजा होगा। रिसर्च के मुताबिक 6 साल की उम्र तक बच्चे के दिमाग का 85 से 90% विकास हो चुका होता है। सोचिए, स्कूल की पहली या दूसरी क्लास तक पहुंचते पहुंचते दिमाग का ढांचा लगभग तैयार हो चुका है। 1 मिनट, ये आंकड़ा सुनने में जितना दिलचस्प है उतना ही डराने वाला भी है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर शुरुआती 6 साल में कोई कमी रह गई तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती? क्या ये माता पिता पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालता कि हर पल परफेक्ट होना है? ये सवाल बहुत वाजिब है और कई माता पिता ऐसा महसूस करते भी हैं। लेकिन इन स्रोतों का मकसद डराना नहीं, बल्कि एक अवसर दिखाना है। बात परफेक्शन की नहीं, जुड़ाव की है। दिमाग का विकास किसी इमारत की तरह है। अगर नींव मजबूत है तो आप उस पर कई मंजिलें बना सकते हैं। ये शुरुआती साल वही नींव है, और ये सिर्फ ज्ञान या IQ के बारे में नहीं है, बल्कि बच्चे की भावनात्मक स्थिरता, भाषा, रचनात्मकता और सामाजिक कौशल, इन सब की नींव है। तो मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोग जो मानते हैं कि असली पढ़ाई स्कूल जाने से शुरू होती है, वो धारणा ही गलत है। हमारे स्रोत तो इस विचार को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। वे कहते हैं सीखना जन्म के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और ये सीखना बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होता है। इसे 3 पड़ावों में समझा जा सकता है। पहला पड़ाव है जन्म से 1 साल तक। इस उम्र में बच्चा एक छोटे वैज्ञानिक की तरह होता है, जो अपनी 5 इंद्रियों से दुनिया को समझता है। देखकर, सुनकर, छूकर, माँ का चेहरा, खिलौने का नर्म या सख्त होना, अलग अलग आवाजें, ये सब उसके दिमाग में डेटा की तरह इकट्ठा हो रहा होता है। और फिर 1 से 3 साल की उम्र में तो जैसे एक विस्फोट होता है। मैंने देखा है बच्चों को इस उम्र में, उनकी ऊर्जा और जिज्ञासा का कोई अंत नहीं होता। ये क्या है, ऐसा क्यों, इन सवालों की झड़ी लगा देते हैं। हाँ, क्योंकि यही वो दौर है जब उनका दिमाग भाषा के सर्किट बना रहा होता है और दुनिया को श्रेणियों में बांटना सीख रहा होता है। ये जिज्ञासा उनके दिमाग के तेज विकास का सबसे बड़ा सबूत है। उनकी सीखने की रफ्तार इस उम्र में किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं होती। और तीसरा पड़ाव 3 से 6 साल, जब वे प्री स्कूल जाना शुरू करते हैं। इस पड़ाव पर वे अनूर्क यानी एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझने लगते हैं, जैसे गोल और चौकोर में फर्क, छोटी और बड़ी संख्या की समझ और अक्षरों की पहचान। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी, वे सामाजिक नियम सीखते हैं, शेयर करना, अपनी बारी का इंतजार करना, दोस्त बनाना। यहीं से उनकी औपचारिक शिक्षा की जमीन तैयार होती है। एक बहुत अच्छी लाइन है, खेल ही बच्चों का काम है। और ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली कहावत नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। जब बच्चे खेलते हैं तो वे असल में सीख रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसे माहौल में जहाँ कोई तनाव या फेल होने का डर नहीं होता। खेल के दौरान उनका दिमाग समस्या सुलझाने, कल्पना करने, मोल भाव करने और हाथ आंख का तालमेल बिठाने जैसे जटिल काम कर रहा होता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे कितनी जरूरी क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि स्रोत सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि बहुत ही सरल रोजमर्रा के उदाहरण देते हैं, जैसे ब्लॉक्स से खेलना। हम सबने बच्चों को ब्लॉक्स से टावर बनाते और गिराते देखा है, पर मैंने कभी इसे सीखने से नहीं जोड़ा था।
स्रोत इसके पीछे का विज्ञान कैसे समझाते हैं? ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि जब बच्चा ब्लॉक से टावर बनाता है तो वो सिर्फ खेल नहीं रहा होता है, वो असल में एक छोटा मोटा इंजीनियर है जो भौतिकी के नियमों जैसे गुरुत्वाकर्षण और संतुलन के साथ प्रयोग कर रहा है। हर बार जब टावर गिरता है तो ये एक असफल प्रयोग होता है जिससे उसका दिमाग सीखता है कि अगली बार क्या अलग करना है। ये बिना किसी किताब के वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक मेथड का पहला पार्ट है। वाह! और कहानी सुनने के बारे में क्या? ये तो हर घर में होता है। कहानी सुनना एक और बहुत शक्तिशाली उपकरण है। जब बच्चे कहानी सुनते हैं तो वो सिर्फ नए शब्द नहीं सीखते, वे वाक्यों की संरचना, कहानी के उतार चढ़ाव और भावनाओं को समझते हैं। वे अपनी कल्पना में एक पूरी दुनिया बनाते हैं। इससे उनमें सहानुभूति भी पैदा होती है क्योंकि वे किरदारों की जगह खुद को रखकर सोचना सीखते हैं। एक और दिलचस्प चीज है प्रिटेंड प्ले, मतलब नकल करने वाले या अभिनय वाले खेल, जैसे बच्चे डॉक्टर या घर घर खेलते हैं। स्रोतों इसे सिर्फ एक खेल नहीं मानते बल्कि इसे जीवन का रिहर्सल कहते हैं। इन खेलों के जरिए बच्चे सामाजिक नियमों, सहयोग और भविष्य की अलग अलग भूमिकाओं का अभ्यास करते हैं। जब एक बच्चा डॉक्टर बनता है और दूसरा मरीज, तो वह असल में सहानुभूति, संवाद और समस्या को सुलझाने का अभ्यास कर रहे होते हैं। स्रोतों में खेल के अलग अलग प्रकारों का भी जिक्र है, जैसे स्वतंत्र खेल जिसे फ्री प्ले कहते हैं, जहां बच्चा अपनी कल्पना से कुछ भी करता है, और संरचित खेल यानी स्ट्रक्चर्ड प्ले, जहां कुछ नियम होते हैं जैसे कोई बोर्ड गेम। और इन सभी का संतुलन जरूरी है। स्वतंत्र खेल रचनात्मकता को पंख देता है, तो वहीं संरचित खेल नियमों का पालन करना और अपनी बारी का इंतजार करना सिखाता है। आउटडोर खेल शारीरिक विकास और जोखिम लेने की क्षमता बढ़ाते हैं। ये सब मिलकर बच्चे के दिमाग के लिए एक पूरी कसरत की तरह है जो उसके हर हिस्से को मजबूत करती है। तो अगर खेल इतना महत्वपूर्ण है और सीखना घर पर ही शुरू हो जाता है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम वयस्कों की है, यानी माता पिता और शिक्षकों की। स्रोत साफ कहते हैं कि माता पिता बच्चे के पहले और सबसे जरूरी शिक्षक होते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसे एक जिम्मेदारी या बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखना चाहिए। बच्चे स्पंज की तरह होते हैं, वे उपदेशों से नहीं बल्कि देखकर सीखते हैं। वे अपने माता पिता के बात करने का तरीका, मुश्किलों से निपटने का ढंग और यहाँ तक कि उनके व्यवहार की भी नकल करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि माता पिता को कोई रॉकेट साइंस सीखनी है। रिसर्च में कुछ बहुत ही व्यवहारिक और आसान आदतें बताई गई हैं, जैसे रोज सिर्फ 10-15 मिनट बच्चे से उसके दिन के बारे में बात करना। आज क्या नया सीखा, तुम्हें सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आया। ये छोटी सी बातचीत उनके भाषाई और भावनात्मक विकास पर गहरा असर डालती है। और कहानियों की ताकत फिर से सामने आती है। एक अध्ययन जिसका जिक्र किया गया है वो बताता है कि जो माता पिता हफ्ते में 4-5 कहानियां सुनाते हैं, उनके बच्चों की शब्दावली दूसरों के मुकाबले दोगुनी तेजी से बढ़ती है। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, ये सिर्फ शब्दावली के बारे में नहीं है, ये उस जुड़ाव के बारे में है, उस शांत समय के बारे में है जब बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। व्यवहार को लेकर भी एक बहुत जरूरी बात कही गई है, डांटने के बजाय वजह समझाकर सिखाएं। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसे सिर्फ ये बताने से कि ऐसा मत करो, उसका दिमाग कुछ नहीं सीखता। लेकिन अगर उसे ये समझाया जाए कि उसके काम का दूसरों पर क्या असर पड़ा, तो वो सहानुभूति और जिम्मेदारी सीखता है। और आज की डिजिटल युग में स्क्रीन टाइम का मुद्दा बहुत अहम है। स्रोत इस पर चेतावनी देते हैं क्योंकि स्क्रीन एक पैसिव मतलब निष्क्रिय अनुभव है। ये बच्चे को तैयार जानकारी देती है। इसके विपरीत जब बच्चा स्वतंत्र रूप से खेलता है तो उसका दिमाग सक्रिय रूप से दुनिया बना रहा होता है, कहानियां गढ़ रहा होता है। ये दिमाग के लिए एक कसरत है। जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम इस मानसिक जिम को बंद कर देता है। सलाह यही है कि दिन में 1 घंटे से कम, और वो भी माता पिता की देखरेख में। तो घर का माहौल नींव रखता है, लेकिन जब बच्चा पहली बार उस नींव से बाहर कदम रखता है प्री स्कूल में, तो ये एक पूरी नई दुनिया होती है। स्रोत इस पहली सीढ़ी यानी शिक्षकों की भूमिका को कैसे देखते हैं? प्री स्कूल शिक्षक के बच्चे के लिए उसके परिवार के बाहर की दुनिया का पहला चेहरा होते हैं। उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। उनका काम सिर्फ अक्षर ज्ञान देना नहीं, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित और प्यार भरा माहौल बनाना है जहां बच्चा सवाल पूछने से, गलतियां करने से और नई चीजें आजमाने से न डरे। एक अच्छा शिक्षक गाइड की तरह होता है जो बच्चों को रटाता नहीं बल्कि उनमें सीखने की भूख जगाता है। एकेडमिक से हटकर स्रोत एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर ध्यान खींचते हैं,
भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा। हम बच्चों को ABC तो सिखाते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें ना कहना सिखाते हैं या अपनी भावनाओं को पहचानना सिखाते हैं? ये बहुत बड़ा बिंदु है। हम सब ने किसी बच्चे को छोटी सी बात पर जमीन पर लेटकर रोते चिल्लाते देखा है। हम उसे जिद मान लेते हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे के पास अपनी बड़ी बड़ी भावनाओं जैसे गुस्सा, निराशा या डर को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें अपनी भावनाओं को नाम देना सिखाना, जैसे मुझे दुख हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे डर लग रहा है, उन्हें खुद को समझने की शक्ति देता है। इससे उनका मानसिक तनाव कम होता है। और इसी भावनात्मक समझ से जुड़ी है शारीरिक सुरक्षा की शिक्षा। ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत कहते हैं कि इसकी नींव शारीरिक सीमाओं यानी बॉडी बाउंड्रीज की समझ से शुरू होती है। बच्चों को ये सिखाना कि उनके शरीर पर उनका हक है और कोई भी उनकी मर्जी के बिना उन्हें छू नहीं सकता, चाहे वो कोई अनजान हो या कोई करीबी रिश्तेदार। ये उनके मन में आत्मविश्वास पैदा करता है। और जब ये आत्मविश्वास आ जाता है, तब अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श, जिसे गुड टच और बैड टच कहते हैं, वो नियम समझाना आसान हो जाता है। तब वे समझ पाते हैं कि कौन सा स्पर्श प्यार जताने वाला है और कौन सा उन्हें असहज करता है। और इसी आत्मविश्वास से नहीं जाओ बताओ यानी नो गो टेल वाली हिम्मत आती है। अगर कोई उन्हें असहज महसूस कराए तो जोर से नहीं कहना, वहां से चले जाना और किसी भरोसेमंद बड़े जैसे माता पिता या शिक्षक को तुरंत बताना। ये ज्ञान उन्हें किसी भी खतरे से बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। इसके अलावा कुछ और व्यवहारिक बातें भी हैं, जैसे बच्चे को अपना पूरा नाम और माता पिता का फोन नंबर याद कराना और सड़क पार करने जैसे सुरक्षा के सामान्य नियम सिखाना। ये सब जानकारी उन्हें असहाय महसूस करने से बचाती है। अंत में ये सारी सुरक्षा शिक्षा डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे को सशक्त बनाने के लिए है। जब उन्हें पता होता है कि मुश्किल स्थिति में क्या करना है, तो वे ज्यादा आत्मविश्वासी और सुरक्षित महसूस करते हैं। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें, तो मुख्य बात ये निकल कर आती है कि बच्चे के जीवन के पहले 6 साल एक ऐसा अनमोल अवसर है जो दोबारा नहीं आएगा। सीखना जन्म से ही शुरू हो जाता है और खेल सीखने का सबसे शक्तिशाली और स्वाभाविक जरिया है। बिल्कुल। सरल चीजों में है प्यार, धैर्य और समझ। एक ऐसा माहौल जहां बच्चा सवाल पूछ सके, गलतियां कर सके और ये जान सके कि कोई है जो हमेशा उस पर भरोसा करेगा। ये किसी भी महंगे खिलौने या स्कूल से ज्यादा कीमती है। आज की चर्चा में बताई गई कौन सी एक आदत है जिसे कोई वयस्क अपनी जिंदगी में कल से बदल सकता है, जिसका बच्चे के भविष्य पर सबसे गहरा और सकारात्मक असर पड़ेगा?